हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया गया है मोहम्मद गौरी से रिलेटेड एमसीक्यूज। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेडावल हिस्ट्री के बारे में। आपको सब्जेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे मेडावल हिस्ट्री से, उससे आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा, ताकि आप जो भी पढ़े हैं आपका अच्छे से यहाँ पे रिविजन हो जाए। तो आपको सब्जेक्टिव वे में भी क्लासेस मिल रहे हैं एंड उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी, गजनबी, हमारा ये राजपूत वंश, तो सभी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। जो भी आने वाले एग्जाम्स है, जैसे कि बीएसएससी और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड, तो इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें एंड इसमें आप आंसर्स देने का ट्राई करें, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्लासेस भी इसकी ली गई है, आपको बताई गई है, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर जो आक्रमण हुआ था, कैसे वो भारत में प्रवेश लिया था और एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना उसके द्वारा की गई थी भारत में। तराइन युद्ध, जो द्वितीय तराइन युद्ध था, उसके जीतने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ पे शासन नहीं किया था, कब्जा किया था, अधिकार किया था। तो आज हम लोग मोहम्मद गौरी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं अपने एमसीक्यूज में, जिसमें आपको आज 25 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, पीवाईक्यू भी से रिलेटेड है और जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण भारत पे कहाँ था, और तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था, कैसे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज की क्लासेस में देखते हैं एमसीक्यूज। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग अब देखेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध के किसके बीच लड़ा गया था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो बात करते हैं थोड़ा सा मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो इसके पहले हम लोग देखे थे, बात करते हैं मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कुछ इतिहास इसका कि ये कैसे भारत में आया था। इससे पहले आपको पता है गजनबी भारत आया था। कौन? महमूद गजनबी, भारत में जो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। भारत में आया, आक्रमण किया, लूटा और चला गया। वो यहाँ शासन करने का नहीं सोचा, ठीक है। यहाँ वो शासन नहीं किया, बस यहाँ के हीरे जवाहरात, सोने चांदी लूटा और वापस चला गया था। जो महमूद गजनबी था, उसी के तौर पे यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो गजनबी था, महमूद गजनबी, वो किस वंश का था? गजनबी प्रदेश से रिलेटेड था, गजनबी वंश का था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मोहम्मद गौरी, ये भी उसी वंश से रिलेटेड था, जो गजनबी प्रदेश में एक संसवानी, गजनवी प्रदेश में एक संसवानी जो एक छोटा सा वंश था, इस वंश के तौर पे उभर करके आया था, जिसके जो संस्थापक बोला जाता है या शासक बोला जाता है, जो कौन थे? कुतुबुद्दीन हसन थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक संसवानी वंश की स्थापना हुई थी, कौन से? गजनी प्रदेश में ही, जो कुतुबुद्दीन हसन के द्वारा स्थापना की गई थी इस संसवानी वंश के। और इनके कुल 6 पुत्र थे, इन्हीं 6 पुत्रों को सभी को अलग अलग साम्राज्य क्षेत्र दे दिया गया था, जिसमें से एक थे मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। तो ये मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश लिया और ये भारत में चाहता था एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। इसका भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य ही था, वो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहता था और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, यानी भारत के वो कन्नौज सॉरी भारत के कन्नौज क्षेत्र को जीतना चाहता था, ताकि इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे वो आसानी से कब्जा कर पाए और अपना साम्राज्य विस्तार कर पाए, क्योंकि ये कन्नौज मिडिल में पड़ता था, भारत के बीच वाले क्षेत्र में, और आसपास के जितने भी साम्राज्य थे उसे अपनाना चाहता था। तो ये इसका मोटिव था, ये मुस्लिम सत्ता भी स्थापित करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था, एंड प्लस ये गजनी प्रदेश पे भी शासन करना चाहता था, ठीक है, जिस गजनी प्रदेश में ये छोटा सा राजवंश उभर करके आया था। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड, एक सेकेंड, एक मिनट।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मोहम्मद गौरी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। लगभग 25 एमसीक्यूज आज की क्लासेस में देखेंगे और बाकी के 25 हम लोग कल की क्लासेस में। ऐसे ही और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड भी एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड से। फिर उसके बाद जितने भी डायनेस्टीज़ आए, स्लेव डायनेस्टीज़ के बारे में, खिलजी से रिलेटेड, तुगलक से रिलेटेड, सबसे हम लोग एमसीक्यूज करते चलेंगे, ताकि जितना भी आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया गया है उससे आप यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग अब डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, अकबर तथा हेमू के बीच, और मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो क्षेत्र को जीता था वो 1173 में ये गजनी प्रदेश को जीता था। ठीक है, 1173 में ये गजनी प्रदेश को जीता था और 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान वाले क्षेत्र को जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद ये आगे बढ़ा था, तो 1178 में ये गुजरात की ओर बढ़ा था, लेकिन इसे जीत नहीं पाया था। यहाँ के जो शासक थे, जो कि सोलंकी वंश से रिलेटेड थे, चालुक्य वंश भी बोल सकते हैं, उसने यहाँ पे मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इसी के बाद मोहम्मद गौरी का जो युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, वो होता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो किस किस के बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, लेकिन इसमें गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। फिर गौरी इसके बाद एक साल बाद पूरी तैयारी के साथ आता है 1192 ईस्वी में, और फिर यहाँ पे होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो किस किस के बीच होता है, तो ये पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। कब हुआ था ये, 1192 ईस्वी। ठीक है, 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीता, और यहीं पे से ही शुरुआत हुई थी मुस्लिम सत्ता की, यानी एक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। दिल्ली पर कब्जा हो गया था और यहीं से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाज़ा खोल दिया गया था, लेकिन वहाँ पे वो शासन नहीं किया, बस अधिकार किया था और अलग अलग क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था, आक्रमण कर रहा था, वहाँ पर शासन नहीं किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे सेकंड में देखिए, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वीराज को, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, यानी पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज को यहाँ पे कैद यानी बंदी बना लिया गया, और ऐसा किसके द्वारा कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनस्थ कुछ वर्षों तक वहाँ पे शासन किया था। ये कथन किसका है बताइए। ऑप्शंस में क्या क्या है, अल बरूनी, हसन निज़ामी, अमीर खुसरो और मिन्हाज। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है बताइए। आपको गौरी से रिलेटेड, गजनवी से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं हमारे क्लासेस में, प्लेलिस्ट में वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं जा कर के। ठीक है, तो जितने भी क्लास किए हैं वो आंसर तो इसका कर पाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हसन निज़ामी। ठीक है, हसन निज़ामी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके द्वारा ही ये कथन कहा गया था कि गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया था। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, बिल्कुल सही। तब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ युद्ध के नाम दिए गए हैं और बताइए मोहम्मद गौरी ने इसमें से किस युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। तो 1194 में कन्नौज के विरुद्ध, 1191 में तराइन के युद्ध में, 1197 से 98 में अनहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध, और डी है 1205 में
खोखरों के विरुद्ध। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण नहीं किया था, ठीक है, खुद हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो ये है 1194 का कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कन्नौज के युद्ध में जो गढ़वाल वंश के शासक थे, गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल वंश के शासक, गढ़वाल वंश के शासक जिनका नाम था जयचंद, ठीक है, जिनका नाम था जयचंद, ये गढ़वाल वंश के शासक थे जो कन्नौज के शासक थे, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में, ठीक है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें मोहम्मद गौरी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध में, 1191 में प्रथम तराइन युद्ध हुआ था, तो इसमें भी मोहम्मद गौरी ने हिस्सा लिया, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अनहिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो गौरी था वो पंजाब नहीं, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में, ये गुजरात वाला क्षेत्र था जहाँ पे इसने आक्रमण किया था, गौरी ने आक्रमण किया था। और कब किया था आक्रमण, 1178 ईस्वी में, जिसमें यहाँ पे भीम द्वितीय जो उस समय सोलंकी वंश के शासक थे, इन्होंने हरा दिया था किसे, मोहम्मद गौरी को। और ये मोहम्मद गौरी का एकमात्र हार था, इसके बाद मोहम्मद गौरी कभी नहीं हारा, ये इसका पहला और अंतिम हार था जो इसी युद्ध में हारा था, पहला बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसने तो तराइन के प्रथम युद्ध में भी उसकी हार हुई थी। तो यहाँ पे बोलेंगे जो मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी वो गुजरात वाले क्षेत्र में, जो किसके द्वारा हराया गया था, भीम सोलंकी द्वितीय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस युद्ध में भी हिस्सा लिया मोहम्मद गौरी ने, इस युद्ध में। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं 1157 से 58 और ये 1178 की बात है। तो इस युद्ध में गौरी पराजित होने के बाद दोबारा अहिनवाड़ों यानी चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। खोखरों के साथ युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1205 में मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विरुद्ध, खोखर एक जनजाति है, उसके विरुद्ध आक्रमण किया था। और एक साल जब बाद ये लौटा था तो इसी खोखरी जनजाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आक्रमण होने के बाद। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर यहाँ पे देवी लक्ष्मी का अंकन यानी उसकी आकृति देखने को मिलती है। फिरोज, तुगलक, इल्तुतमिश, महमूद गजनबी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे महमूद गजनबी की जगह आप यहाँ पे लिखिएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। यहाँ पे ये ऑप्शन सी के जगह आप यहाँ पे डाल सकते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। ये सभी आपको दे दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत के शासक। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी जब चंदावर का युद्ध जीता था यानी कन्नौज के शासक जो जयचंद थे, उस युद्ध के जीतने के बाद मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी और इसी खुशी में उसने एक सिक्का जारी किया था जिसमें एक साइड उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा गया था। तो इस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस को। नेक्स्ट चलते हैं, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, वो क्या करता था, यहाँ पे आक्रमण करता था, उस क्षेत्र को जीत लेता था और उस क्षेत्र को जीत लेने के बाद वहाँ पे अपने सूबेदार को बिठा देता था और खुद चला जाता था गजनी प्रदेश, वहीं रहता था, वहीं से सब कुछ देख रेख करता था। फिर जब भी कोई आक्रमण और युद्ध होता था तब मोहम्मद गौरी
ठीक है, यहाँ पे युद्ध करने केवल भारत में आता था और वहाँ पे अपने सूबेदारों को बिठा लेता था उस क्षेत्र को जीत करके। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी का एक दास था, ठीक है, जो कहा जाता है सबसे विश्वासी था मोहम्मद गौरी का। तो उसकी किस युद्ध में वीरता देख करके, असाधारण वीरता देख के उसे अपना दास नियुक्त किया या फिर सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, सूबेदार भी था, दास भी बोला जाता है, कहीं कहीं बुक्स में दास भी लिखे होते हैं। तो वो बताइए कौन से युद्ध के तहत उसकी वीरता को देखा मोहम्मद गौरी ने। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध और चंदावर का युद्ध। इसका आंसर क्या होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन के द्वितीय, प्रथम युद्ध तो गौरी हार गया था, बड़ी आसानी से पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया था। फिर एक साल बाद फिर वो तैयारी करके आता है और यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही सहायता करता है मोहम्मद गौरी का, जिसके तौर पे वो जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। अब बताइए इसमें से किस वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और गौरी वंश। बताइए कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। तो ये तीनों देखे, गुलाम वंश, ठीक है, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, सैयद और खिलजी। तो ये सभी वंश जो आप देख रहे हैं ये सभी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, यानी सभी दिल्ली सत्ता से संबंधित है, यानी सभी दिल्ली पर शासन किया था। ये गौरी, इसने भी तो दिल्ली को जीत लिया था, गौरी वंश जो है। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा कि ये दिल्ली को जीता था, अधिकार किया था, ठीक है, लेकिन वहां पे शासन नहीं किया। कौन, जो गौरी वंश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गौरी वंश दिल्ली पर शासन नहीं किया था, अधिकार किया था और अलग अलग क्षेत्रों को जीत रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट। आगे चलें, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है, पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों के द्वारा किया गया, जिसमें दफनाया गया। यानी मोहम्मद गौरी की जब हत्या हुई, यानी उसकी जब मृत्यु हुई कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। तो उसको मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया, लाहौर में, गजनी में, पेशावर में, पंजाब में। बताइए इसका आंसर, उसे कहाँ दफनाया गया मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ पे उसकी मृत्यु से रिलेटेड अगर चीज़ देखें, ठीक है, तो चंदावर के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद क्या 1194 में चंदावर युद्ध जीतने के बाद वो चला जाता है वापस गजनी प्रदेश। ठीक है, गजनी प्रदेश चला जाता है, वहाँ पे सूबेदार को बिठा देता है, वो शासन करता है। तो उसके बाद जो अंतिम युद्ध था यानी वो 1205 में, तो यहाँ गजनी प्रदेश से महमूद गौरी आया और इस 1205 में खक्खर, ठीक है, खोखर जो जनजाति है इसके साथ युद्ध हुआ और इसी खोखर जनजाति के साथ युद्ध होने के बाद इसे हरा करके ये वापस भारत आया था। ठीक है, जब ये भारत से वापस लौट रहा था गजनी प्रदेश 1206 ईस्वी में, तो इसी जनजाति और ये सिया विद्रोहियों के द्वारा, ठीक है, ये जो खोखर आप देख रहे हैं, तो ये खोखर जनजाति और सिया विद्रोहियों वहाँ पे इसका इंतजार कर रहे थे गौरी का कि जब ये यहाँ से वापस लौटेगा गजनी प्रदेश तब इसके साथ आक्रमण करेंगे और इसकी हत्या करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वापस लौटते समय सिया विद्रोहियों और खोखर जनजाति ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी 1206 ईस्वी में। तो इसे कहाँ दफनाया गया था, इसे गजनी प्रदेश में दफनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की। अब बताइए भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की, महमूद गजनवी, अलप्तगीन, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में तुर्क शासन साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताइए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुर्क साम्राज्य की स्थापना, तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी, बहुत ही इजी ऑप्शन क्या होगा, सी, मोहम्मद गौरी ने ही की थी। कब, तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद यहीं पे मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी तुर्क राज्य की।
नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी के दास के बारे में बात हो रही है, तो उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, बहुत ही विश्वसनीय, जिसे सूबेदार नियुक्त किया गया था, बहुत बड़े क्षेत्रों का उसे सूबेदार नियुक्त किया गया था। जो कहा जाता है मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर, जो आगे चल करके गुलाम वंश की नींव रखता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो यहाँ पे बताइए मोहम्मद गौरी का वो कौन सा दास था जिसने बंगाल और एवं बिहार को जीता था। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी और यल्दुज। तो अभी आप मेरा आंसर सुन के मेरी बातों को सुन करके आप आंसर मारोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लेकिन आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, आंसर होगा आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने ही बंगाल बिहार वाले क्षेत्र को जीता एंड प्लस वो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस भी किया और विक्रमशिला को भी नष्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। जो बंगाल को कब जीता और बिहार को कब जीता, तो इसके बीच भी हम लोग को पढ़ना है, बंगाल वाला क्षेत्र और बिहार वाला क्षेत्र तो लगभग 1097 से 99 के बीच ही इन दोनों को जीत लिया था। वहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, जो बंगाल वाले क्षेत्र के शासक थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बताया गया, आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बताइए मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों का पतन का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था, यहाँ पे है मुसलमान आक्रमणकारियों, यानी जितने भी मुसलमान आक्रमण हुए थे तो उसके पतन का कारण क्या था, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों का पतन का कारण क्या था। धार्मिक संघर्ष, जाति व्यवस्था के दोष, या फिर राजनीतिक एकता का अभाव, या फिर सेना की दुर्बलता। बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे इस्लाम जो कहा जाता है, मुसलमान शासक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों, गजनवी का आक्रमण हुआ, गौरी का आक्रमण हुआ, ठीक है। फिर कुतुब जो हमारा दिल्ली सल्तनत आता है वो भी, उसमें अधिकांश मुस्लिम शासक ही थे। तो यहाँ पे हिंदू शासकों का पतन किस वजह से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धार्मिक संघर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, आप देखे भी हो। हिंदू धर्म के सुधार से संबंधित यहाँ पे क्या आए थे, हिंदू धर्म के सुधार से संबंधित भक्ति आंदोलन किए गए थे और इस्लाम धर्म में सुधार के लिए यहाँ पे सूफी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे धार्मिक संघर्ष काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, जिसके कारण यहाँ पे हिंदू शासकों का पतन हो रहा था, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बताइए। यहाँ पे बात की जा रही है चंदावर का युद्ध जो किस किस के बीच हुआ था। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, जयचंद एवं सिहाबुद्दीन, जयचंद एवं सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का ये पूरा नाम है, पृथ्वीराज चौहान एवं सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जयपाल एवं गजनबी, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो बताइए ये चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये चंदावर का जो युद्ध है ये 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1194 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। जयचंद जो था, जयचंद ये कन्नौज का शासक था, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासक था। और ये मोहम्मद गौरी कन्नौज वाले क्षेत्र पर ही आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतना चाहता था ताकि आसपास वाले क्षेत्रों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था और इसे वो अंततः जीत लेता है चंदावर के युद्ध में। और यहाँ पे उसके बाद ही सिक्का जारी करता है वही देवी लक्ष्मी की आकृति वाली, तो ये याद रखें। और ये आगरा के पास वाले क्षेत्र में ही ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध, यमुना नदी के पास, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तराइन की पहली युद्ध वर्ष में लड़ा गया। ठीक है, तराइन की जो पहली युद्ध थी वो किस वर्ष में लड़ा गया था? 1526, 1757, 1191 और 1857। बताइए कौन तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जा रही है। तो यहाँ पे तराइन का युद्ध तो आपको बताया गया, जो मोहम्मद गौरी, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है तराइन की पहली युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो तराइन का युद्ध बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 1526, 1757, 1191 और 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? तराइन का प्रथम युद्ध तो आपको बताया गया है बहुत बार। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1191। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये है तराइन का प्रथम युद्ध, कब हुआ था? 1191 में। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और यही तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1192 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। बघेल भीम या फिर उन्हीं का नाम है भीम द्वितीय, जो अनिलवाड़ा अथवा पट्टन गुजरात के शासक थे, उसने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? अब यहाँ पे भीम द्वितीय की बात हो रही है, जिनका नाम है बाघम, ठीक है, सॉरी बघेल भीम, उन्हीं का नाम है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो भीम द्वितीय ने यहाँ पे मोहम्मद गौरी को कब हराया था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो गुजरात में गुजरात में जो युद्ध हुआ था 1191 में, 1192 में, 1175 और 1178। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीम द्वितीय ने कब हराया था, कब पराजित किया था, किसे? यहाँ पे मोहम्मद गौरी को। तो याद कीजिए, आपको बताया गया था गुजरात वाला युद्ध, गुजरात वाले क्षेत्र में भीम द्वितीय, भीम सोलंकी जो चालुक्य वंश के शासक थे, उनका शासनकाल था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1178 ईस्वी। ठीक है, 1173 में गजनी प्रदेश पे आक्रमण किया, 75 में यहाँ पे मुल्तान वाले क्षेत्र पे और 78 में गुजरात वाले क्षेत्र पे, जिसमें यहाँ पे मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और ये मोहम्मद गौरी की प्रथम हार थी। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। भारत में तुर्क राज की स्थापना किसने की? बताइए, भारत में तुर्क राज की स्थापना गजनी, अलप्तगीन, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तुर्क राज की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा ही की गई थी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहाँ आक्रमण किया था? तो बताइए, मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कौन सा था? उच्च, मुल्तान, पेशावर और लाहौर, कौन सा होगा? तो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे? बताइए आंसर क्या होंगे? मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कौन सा था? ठीक है, पहला आक्रमण कौन सा था? क्या होगा इसका आंसर? मुल्तान। ठीक है, पहले सबसे पहले जो आक्रमण किया था मुल्तान, कब किया था? इसने 1175 ईस्वी में, ये पहला आक्रमण था और इस मुल्तान वाले क्षेत्र को जीत भी लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जम्मू के शासक राजा चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? अब यहाँ पे बात की जा रही है जम्मू के शासक जिनका नाम था चंद्रदेव। तो यहाँ पे किसके विरुद्ध आक्रमण के लिए यानी मोहम्मद गौरी को भेजा था? तो यहाँ पे आपको बताना है लक्ष्मण सेन, हेमराज, भीमचंद सोलंकी द्वितीय और खुसरो मलिक शाह। तो यहाँ पे खुसरो मलिक शाह आंसर होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो ये खुसरो मलिक शाह ये गजनी प्रदेश का ही शासक था, गजनवी वंश का ही शासक था, एक व्यक्ति था जिसका नाम खुसरो मलिक था, जो गजनी के बाद ये भारत वाले क्षेत्र में बढ़ रहा था। इसने भारत के कहा जाता है पंजाब, जो लाहौर का क्षेत्र है वहाँ पे जीत लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया था। उसके बाद ये आगे बढ़ रहा था उत्तर भारत की ओर, जिसमें वो दक्षिण कश्मीर वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीत लिया था। और जहाँ के शासक थे राजा चंद्रदेव, तो उन्होंने ही
यहाँ पे खुसरो मलिक से लड़ाई यानी युद्ध करने के लिए मोहम्मद गौरी को आमंत्रण दिया और बुलाया और कहा कि खुसरो मलिक को यहाँ पे पराजित करे, ये हमारे क्षेत्र में प्रवेश ले रहा है। यहाँ पे आता है मोहम्मद गौरी और इस खुसरो मलिक को पकड़ता है और इसे बंदी बना लेता है और इसकी हत्या कर देता है 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कहानी थी अमीर खुसरो से रिलेटेड। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जयचंद को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो ये दोनों गया। तीसरा बचा चंदावर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ठीक है, जयचंद पराजित हो गया था। नेक्स्ट है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? बताइए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तराइन का पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खांडवा की लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। तो बताइए किस युद्ध के बाद यहाँ पे मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? तो आंसर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। यहीं से मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है और कहा जाता है भारत में मुसलमान साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को। क्लियर? नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की? आपको बताया गया खुसरो मलिक शाह जो दक्षिण कश्मीर वाले क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था, उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो वहाँ के शासक थे जयचंद, तो जयचंद ने बुलाया, आमंत्रण दिया मोहम्मद गौरी को और बोला इसे बंदी बनाओ, इसके साथ युद्ध करो। तो मोहम्मद गौरी ने उस पर आक्रमण किया, उसे बंदी बना लिया था। तो उसकी हत्या कब की? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कब की? 1185, 1181, 1179 और 1192। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1192, जब तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था। अब नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तब वो उसे बोलते हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बस इतना याद रखते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सूरी, सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और सिफुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? चलिए बताइए, इसका आंसर आप बताइए। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, गौरी का पूरा नाम है। तो आप पूरा नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? ठीक है, तो यहाँ पे खुसरो मलिक के विरुद्ध जब आक्रमण युद्ध होने की बात हुई, तो जो मोहम्मद गौरी था किससे जाकर के मिल गया था? मुल्तान के शासक से, गुजरात के शासक थे, पेशावर के शासक थे या जम्मू का शासक? है तो जस्ट आपको अभी बताया गया, जम्मू के शासक जयचंद से मिल गया था। ठीक है, सॉरी, चंद्रदेव से मिल गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया था। किससे पराजित हो गया था? तराइन के प्रथम युद्ध में, जो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो किसने हराया था? महमूद गजनबी ने, पृथ्वीराज चौहान ने, कुतुबुद्दीन ने या फिर याल्डूस द्वारा? तो यहाँ पे तो सबको मालूम है किसके द्वारा हराया गया था, पृथ्वीराज चौहान। कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान ना दे करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट है, सिहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, जिन्हें मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहते हैं, ने गजनवी पर कब अधिकार किया? यानी गजनवी प्रदेश को जीतना चाहता था, गजनी प्रदेश को जीतना चाहता था, तो उस पर कब अधिकार किया? 1160, 1186, 1173 और 1175। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1173 में ये इसका पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी का, जो इसने गजनी प्रदेश को जीता था। 75 की बात करें तो इसने मुल्तान के क्षेत्र को जीता। 75 के बाद 78 में उसमें पराजित हो गया था गुजरात वाले क्षेत्र से, भीम द्वितीय से। अब हमारा आता है ये लास्ट क्वेश्चन आज का मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। तो मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और
कच्छ पहुंचा। अब यहाँ पे आपको बताना है वो दर्रे का नाम। तो मुल्तान वाले क्षेत्र में वो कैसे प्रवेश लिया, किस दर्रे से होते हुए? बुरजिला, सिपकिला, गोमला दर्रा या नाथुला दर्रा? तो बताइए किस दर्रे से वो यहाँ पे पहुंचा था मुल्तान वाले क्षेत्र में? गोमल दर्रा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमा क्षेत्र है, जो बॉर्डर लाइन है, जिसे डुरंड लाइन भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में ये पड़ता है, जो कि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये दर्रा मौजूद है, गोमल दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज मोहम्मद गौरी से 25 क्वेश्चंस देखें। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सबको मिक्स करके यहाँ पे लाया गया है ताकि आपको पता चले एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में। क्लास अच्छी लगे हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।